हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला जो आपका चैप्टर है इसमें शिक्षा की संकल्पना। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका यूनिट फर्स्ट है। इसमें दोस्तों शिक्षा की संकल्पना के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके जो शिक्षण बिंदु हैं, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ना है उसको देख लेते हैं। पहले शिक्षा की संकल्पना, इसका अर्थ और इसका महत्व। तो सेकेंड पॉइंट आपका है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस दो पॉइंट है दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे। और आपको जो तीसरा पॉइंट शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है और दूरस्थ शिक्षा है, इसको दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है शिक्षा की संकल्पना। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णतः अभिव्यक्ति है। शिक्षा क्या है? मनुष्य के विकास की पूर्णतः अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। ठीक है, आपकी शिक्षा क्या करती है? स्वयं को पहचानने की और अपने अंदर जो शक्तियां हैं उसकी क्षमता को विकास करती है। ठीक है, और व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके, ठीक है, जो व्यक्ति के आंतरिक गुण हैं उसको प्रखर करती है और उसकी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको विकसित करती है, मतलब उसका विकास करती हैं। दूसरों शब्दों में दोस्तों अगर कहा जाए तो चलिए देख लेते हैं। दूसरों शब्दों में शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है। ठीक है, आपकी 200 शब्दों में देख लिया जाए तो शिक्षा क्या है? तो शिक्षा आपकी बालक के नैतिक विकास, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में क्या करती है? योग प्रदान करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें और शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। मतलब कि जो आपका शिक्षा है, शिक्षा ग्रहण करने के द्वारा व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जिससे व्यक्ति क्या करता है? निरंतर उत्कृष्ट, मतलब आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, अग्रसर हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें महर्षि जो वेद व्यास जी हैं इनका कथन देख लेते हैं हम लोग। ज्ञान मतलब शिक्षा। ठीक है, ज्ञान जीवन के सत्य को दिग्दर्शन ही नहीं कराता। ठीक है, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। तो ये जो वेद व्यास जी हैं ये बता रहे हैं कि ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, अपितु वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। महर्षि वेद व्यास जी प्राचीन श्रीमद् भागवत में ज्ञान या शिक्षा को संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व बताया गया है। ठीक है, जो आपका श्रीमद् भागवत गीता है इसको, ठीक है, संसार का सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र तत्व या एक ग्रंथ बताया गया है। इसमें दोस्तों न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र है ही नहीं। जो आपके महर्षि वेद व्यास जी बता रहे हैं ज्ञान के बारे में कि इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ पवित्र है ही नहीं। ठीक है, इनका यह मत था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो प्राचीन व अवांछनीय दृष्टिकोण से, ठीक है, मतलब प्राचीन मतलब जो आपका पहले की शिक्षा थी, अवांछनीय जो नई जो आपकी शिक्षा। ठीक है, इन दोनों के दृष्टिकोण से शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, जो आपका शिक्षा है ये संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु आप प्रत्यय जो है उसके लगने से बना है, जिसका तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना। ठीक है, इस दृष्टि से, ठीक है, शिक्षा एक प्रक्रिया है। इस दृष्टि से क्या है? शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, इस शिक्षा के कार्यक्रम में क्या होता है?
सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, वरन बालकों में जन्म से, ठीक है, जो बालक हैं उनके अंदर जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। तो दोस्तों इसमें शिक्षा का तात्पर्य है कि यह क्या करती है, निरंतर चलती रहती है। यह मानव जीवन के किसी एक विशेष स्तर तक ही नहीं सीमित रहती, यह जीवन प्रयत्न, जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक वो चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं इसमें शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, ठीक है, जो आपका आंग्ल भाषा में क्या बोलते हैं, इसको एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। शिक्षार्थियों के अनुसार, ठीक है, जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके अनुसार देख लेते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। तो लैटिन भाषा के जो शब्द उसको हम लोग देखते हैं। पहला एडुकेटम, ठीक है, इसकी मीन्स क्या होता है, शिक्षित करना। दूसरा है एडसियर, इसकी मीन्स क्या होता है दोस्तों, विकसित करना अथवा निकालना। और आपका तीसरा है एडुकेयर, इसके मीन्स आगे बढ़ना या बाहर निकालना, ठीक है, या विकसित करना, ठीक है, ये इसका अर्थ है। आप देखते हैं हम लोग शिक्षा जो है इसका संकुचित अर्थ क्या है। चलिए इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसमें बता रहा है कि जो संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। इस शिक्षा में इसमें यह बताया जा रहा है कि यह क्या है, स्कूली शिक्षा है, ठीक है, इसी को शिक्षा कहते हैं। और इस जो स्वरूप में वयस्क क्या करते हैं कि एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार का नियंत्रण वातावरण का तैयार करते हैं और उसी के अनुसार वो एक निश्चित ज्ञान को एक निश्चित विधि के द्वारा संपन्न कराने का प्रयास करते हैं, जिससे उस बच्चे का क्या होता है, मानसिक विकास पूर्ण हो जाए या मानसिक विकास अच्छा हो जाए। और देखते हैं दोस्तों इसमें शिक्षा के इस अर्थ में, ठीक है, शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि शिक्षा के इस अर्थ में एक टीचर, एक शिक्षक का स्थान क्या होता है, मुख्य होता है, महत्वपूर्ण होता है, तथा बालक का गौड़, ठीक है, बालक क्या होता है, गौड़ होता है। ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक तो अवश्य बन जाता है, ठीक है, बालक क्या बना, तोता तो सॉरी दोस्तों कहीं ना कहीं हुआ है मिस्टेक टाइपिंग करने में। और देख सकते दोस्तों नेक्स्ट लाइन में, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब कि वो क्या करता है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके बालक अवश्य मतलब अच्छा बन जाता है, विद्वान हो जाता है, लेकिन उसका जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप वो अपने भावी जीवन में चारों ओर क्या करता है, वो भटकता ही फिरता है। आप दोस्तों देखते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक है, व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है, ठीक है, आपका व्यापक दृष्टि से बताया जा रहा है कि शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, ठीक है। उस बालक के ऊपर जो शिक्षा का अर्थ है बालक के उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव उस बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है। मतलब कि बालक अनियंत्रित वातावरण में रहते हुए, ठीक है, अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक वह नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है, ठीक है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्या एक प्रक्रिया, ये कभी समाप्त नहीं होती, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। इसलिए दोस्तों शिक्षा क्या जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और देख लेते हैं, ऐसी शिक्षा किसी विशेष व्यक्ति, समय, स्थान अथवा देश तक ही सीमित नहीं रहती, अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो कुछ भी सीखता है, इसमें बताया जा रहा है कि यह ऐसी जो शिक्षा है वो किसी विशेष व्यक्ति तक नहीं रहती है या एक समय, स्थान अथवा देश तक नहीं रहता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि अपितु जिन व्यक्तियों के संपर्क में आकर बालक जो भी कुछ सीखता है वे सब क्या है, उसके शिक्षक हैं, उसके टीचर हैं।
जिन्हें वह सिखाते हैं वे सब उनके क्या होते हैं, शिष्य होते हैं जो सीखते हैं, तथा जिस स्थान पर सीखने अथवा सिखाने का कार्य चलता है वह स्कूल है। इस शिक्षा प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण अंकुश नहीं होता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग शिक्षा जो शास्त्री हैं टी रेमंड के अनुसार ये क्या बता रहे हैं। शिक्षा विकास का वह क्रम है, ठीक है, शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से क्या करता है, परिपक्वावस्था तक चलता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार, ठीक है, मनुष्य क्या करता है, अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक और सामाजिक अध्ययन वातावरण के अनुकूल बना लेता है। व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे अपने भौतिक और सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल उसको बना लेता है। एक कौन बोले, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, एक बिंदु हो गया। सेकेंड बिंदु देख लेते हैं, शिक्षा क्या, आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या, एक गतिशील क्रिया है। आपकी शिक्षा एक क्या है, द्विमुखी भी है और त्रिमुखी प्रक्रिया भी है, दोनों है, ठीक है। शिक्षा क्या है, अनुभवों के पुनर्गठन एवं पुनर्रचना की सतत प्रक्रिया है। अब दोस्तों हम लोग जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं शिक्षा के बारे में उसको देख लेते हैं। अब शिक्षा का महत्व आज के जीवन में या हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। मानव को जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को क्या करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक वह उसको शिक्षा की क्या होती है, आवश्यकता होती है या रहती है, ठीक है। मानव की अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है, मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसे बिना पतवार के नाव, ठीक है, बिना पतवार के नाव। मतलब कि शिक्षा के बिना एक मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं वो कौन कौन सा दृष्टिकोण है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करती है। शिक्षा क्या करती है, व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करती है, अर्थात मानवता की पाठ पढ़ाती है, ठीक है। मतलब कि शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करती है और इसका चारित्रिक निर्माण भी करती है और मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक है, मतलब इसका जो कार्य क्षेत्र बहुत ही व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूरा करने के योग्य बन जाता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिसको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्य को उचित समय पर पूरा करने के योग्य बन जाता है। अब दोस्तों देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या था। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। इसमें बताया जा रहा है कि मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा जो दैनिक जीवन है उसकी प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षा का उद्देश्य ही एक महत्व होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। सही बात है दोस्तों, जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप जैसे डीएलएड कर रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य है कि हमको भविष्य में क्या बनना है, अध्यापक बनना है, ठीक है। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है, आपका जैसे लक्ष्य एक निश्चित या स्पष्ट है कि मुझे टीचर ही बनना है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अपने से डिलीट करके इसको देखिए। तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है, ठीक है। उस व्यक्ति की क्या होती है, उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है उसकी क्रिया, जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। अगर वाकई में आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसी लक्ष्य की तरह अपने अंदर उत्साह पूर्वक चलते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आप एक दिन जरूर उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रतिक्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। अंत में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे आप लोग का लक्ष्य एक टीचर बनना है तो एक समय आएगा आप अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने को ही क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है। जो आपका लक्ष्य है उसको प्राप्ति करना है आपका उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को क्या करता है, वो प्रेरित करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसमें 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य उद्देश्य के बारे में कुछ लाइनें इसको देख लेते हैं। शिक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। उसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, शिक्षा हमारे लिए क्या है? आवश्यकता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार, चरित्र, आचरण, भावनाओं या मनोवृत्ति, विचारों आदि में ज्ञान के द्वारा क्या होता है? परिवर्तित होता है या परिवर्तन होता है, जिससे वह जीवन को सुखमय एवं शांतिमय व्यतीत कर सकता है। शिक्षा के द्वारा शिक्षा के समान उद्देश्य निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। ठीक है, आप एक अच्छा चरित्र का निर्माण कीजिए, उसके बाद आप एक अच्छा विकास का उद्देश्य रख सकते हैं। आपका शारीरिक विकास का उद्देश्य, मतलब कि आपको जो शारीरिक विकास है उसका भी एक समान उद्देश्य होना चाहिए कि आपका शारीरिक विकास क्या अच्छा हो। ज्ञान संबंधी उद्देश्य, ठीक है, ये आपका जीविकोपार्जन का उद्देश्य। आप भविष्य में कोई भी जॉब करेंगे तो उससे क्या होगा? आप पेमेंट पाएंगे, सैलरी पाएंगे, ठीक है, आप पैसा पाएंगे तो उसका आपका क्या होगा? जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है, वही बताया जा रहा है। और सांस्कृतिक विषय का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य होता है। ठीक है, ये सब पॉइंट हैं, इसको आप लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अपने बुक में पॉइंट है देख के। संतुलित विकास का उद्देश्य होता है और पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य और नागरिकता का उद्देश्य या इसका उद्देश्य। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्यों को असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा दी जाती है। जो विशिष्ट उद्देश्य है उसको असामान्य उद्देश्यों की क्या की जाती है? संज्ञा दी जाती है। इनका क्षेत्र तथा प्रकृति सीमित होता है। इसका क्षेत्र और जो क्या होता है? प्रकृति सीमित होता है। यही नहीं, इनका निर्माण भी किसी विशेष परिस्थिति तथा विशेष कारण को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, इसका क्या करते हैं? निर्माण किसी विशेष परिस्थिति या विशेष कारण को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, इस उद्देश्य से, ठीक है, इस दृष्टि से ये उद्देश्य लचीले, अनुकूलन योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। इस दृष्टि से ये उद्देश्य क्या होते हैं? लचीले होते हैं, अनुकूल, योग्य तथा परिवर्तनशील होते हैं। आप दोस्तों देखते हैं सेकेंड हम लोग देखते हैं वैयक्तिक उद्देश्य। ठीक है, इसमें देख लेते हैं शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। ठीक है, जो आपका शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन है, मतलब ये पुराना उद्देश्य है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। ठीक है, इसके जो समर्थक होते हैं वो समाज की अपेक्षा व्यक्ति को ही क्या मानते हैं? वो बड़ा मानते हैं। उनका विश्वास है कि व्यक्तियों के बिना समाज कोरी कल्पना है। मतलब व्यक्ति के बिना समाज क्या है? कोरी कल्पना है। व्यक्तियों ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए समाज का क्या किया दोस्तों? रचना किया। ठीक है, इसमें दोस्तों और देख लेते हैं हम लोग। तथा समय समय पर संस्कृति, सभ्यता एवं विज्ञान के क्षेत्रों में भी अपना अपना योगदान दिया है। ठीक है, समय के साथ साथ इन्होंने संस्कृति, सभ्यता एवं विकास के क्षेत्रों में भी अपना क्या है? योगदान दिया है। अब दोस्तों देख लें शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को इनके संकुचित तथा व्यापक अर्थों के द्वारा भली बातें समझा जा सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। आपका वैयक्तिक उद्देश्य क्या होता है? इसमें 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है आपका संकुचित, दूसरा आपका है व्यापक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग संकुचित में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? आत्माभिव्यक्ति होता है। ठीक है, और अथवा इसमें दिया कि बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास अथवा प्राकृतिक विकास। ठीक है, और आपका व्यापक अर्थ में क्या होता है? आत्मानुभूति होता है। ठीक है, ये दोस्तों क्लियर हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। सही बात है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? वो सामाजिक विकास के अंतर्गत सर्वांगीण विकास होता है। व्यक्ति का समाज से क्या होता है? घनिष्ठ संबंध है। अतः व्यक्ति के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास होता है। समाज ही एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है। ठीक है, समाज एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति के लिए क्या है? आवश्यक है। अतः समाज का विकास व्यक्ति के विकास का आधार है। जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक समाज का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, मनुष्य समाज में जन्म लेता है।
आरंभ में ही वह अपने माता पिता, भाई बहन, पड़ोस, देश तथा वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन पाशविक ही रह जाता है। ठीक है, समाज के बिना व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और देख लेते हैं साधारणतः समाज के दो रूप माना गया। पहला है राष्ट्र समाजवाद, दूसरा है जनतंत्रात्मक समाजवाद। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं इसमें एक दिया है कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के संकुचित और व्यापक अर्थ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। संकुचित और व्यापक अर्थ में ये संकुचित, ये आपका व्यापक अर्थ। ठीक है, इसमें राष्ट्र समाजवाद आएगा और नागरिकता। ठीक है, इसमें आपका जनतंत्रात्मक समाजवाद, सामाजिक कुशलता आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों आर्थिक कुशलता, इसके अंतर्गत विधायक कुशलता और ये निषेधात्मक नैतिकता। तो दोस्तों इसमें और देख लेते हैं हम, ये आपका लास्ट पॉइंट होगा इस फर्स्ट यूनिट में। ये जो मैंने 2 पॉइंट लिए थे। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। भारत क्या एक प्रजातंत्रात्मक देश है। प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है और इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उसकी अपनी शक्तियों का पूर्ण विकास करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। ठीक है, भारत क्या है, प्रजातंत्रात्मक देश है। इसमें प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं क्या अपने लिए वो साध्य है और इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य उसकी अपनी शक्तियों को पूर्ण विकास करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। इसमें और देखते हैं किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय उसकी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी देश की शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण करते समय जो उस देश की वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। अन्य कार्यों के समान ही शिक्षा भी एक प्रक्रिया है, अतः इसके भी कुछ निश्चित उद्देश्य अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, अन्य मतलब इसमें बताया जा रहा है कि अन्य कार्यों के समान ही शिक्षा का एक प्रक्रिया है, अतः इसके भी कुछ निश्चित उद्देश्य आवश्यक होना चाहिए। ये उद्देश्य देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। इसका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा जिससे हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो प्रोवाइड हो जाए और वो कुछ न कुछ इससे सीख लें। ठीक है, धन्यवाद।